हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चों का आज की आपकी अपनी ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। प्रिय छात्रों, आप करें 9th क्लास की नई हिस्ट्री का पाठ नंबर 2। आज हम इस पाठ की शुरुआत करेंगे। पिछली वीडियोज में हमने लेसन नंबर 1 को समाप्त कर लिया है और पाठ शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमें सबसे पहले इस पाठ के बारे में पता होना चाहिए। जैसा कि पाठ का नाम है राष्ट्रीय चेतना के तत्व, तो आज इस लेसन में जानेंगे कि राष्ट्रीय चेतना के तत्वों में इस पाठ का परिचय, इस पाठ में क्या क्या चीज हमें आएंगी, क्या क्या हमें करना है। सबसे से पहले जैसे कि यहाँ शब्द प्रयोग है राष्ट्रीय चेतना के तत्व, तो इसमें सबसे पहले हमें राष्ट्र का पता होना चाहिए। राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्र का जानना बहुत जरूरी है। राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र एक ऐसा जन समूह है जो किसी भौतिक सीमा के निश्चित क्षेत्र में रहता है। एक ऐसा जन समूह, एक ऐसा जन समूह जो कैसा जन समूह? लोगों का समूह, लोगों का एक समूह जो किसी भौतिक सीमा के ध्यान से देखिए बच्चे कि एक लोगों का एक ऐसा समूह जो भौतिक सीमा के निश्चित क्षेत्र में रहता है। प्यारे बच्चों, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि क्षेत्र में रहता है। आपको राष्ट्र का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। बार बार राष्ट्र शब्द पढ़ेंगे, हम पढ़ते भी हैं। प्रत्येक बच्चे को बताना चाहिए कि राष्ट्र है क्या। राष्ट्र एक जन समूह है जो किसी भौतिक सीमा के निश्चित क्षेत्र में रहता है और समान हित और समान इतिहास, समान हितों, समान इतिहास, यानी उस एरिया के जितने भी लोग रहते हैं उनका इतिहास समान है और समान हित के लिए कोई काम किया जाता है और समान परंपराओं और संभावनाओं में बंधा हुआ है। समान परंपराओं, देखिए क्या क्या चीज है समान। समान हित भी समान है, इतिहास भी समान है, परंपरा भी समान है और जहां तक कि भावनाओं भी समान है। तथा भावनाओं में बंधा हुआ होता है। बड़े से अच्छे से देखिए, लोगों का एक ऐसा समूह, लोगों का एक ऐसा जन समूह, लोगों का एक ऐसा जन समूह जो भौतिक सीमा के अंदर, जैसे कि भारत में लोग हैं, भारत के लोग हैं, उनके हित समान है। कोई कानून बनाया जाता है समान हित के लिए बनाया जाता है, उनके इतिहास समान है, उनकी परंपराएं समान है, उनकी भावनाएं समान, भावनाओं का विस्तार केंद्र बना हुआ है। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र जिसमें समान हित, समान इतिहास, समान परंपरा, समान भावनाएं बंधे हुए क्षेत्र के लोगों के समूह को राष्ट्र कहा जा सकता है। मेरे ख्याल में राष्ट्र की परिभाषा आपको अच्छे से याद होगी। एक दो बार फिर पढ़ के कर लेना। इसके बाद जो हम पिछले भी लेसन में पढ़ रहे थे कि राजा राम मोहन राय, मोहन राय, इसके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। मोहन राय के बारे में यदि आप, क्योंकि ये चेतना जगाने वाले थे, इसलिए इस चैप्टर में इनका नाम आना बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने शुरुआत की थी। इन्होंने कलकत्ता में 1928 में, कलकत्ता में 1928 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने, इसलिए राष्ट्रीय चेतना में विशेषकर से इनका नाम उल्लेखनीय लिया जाता है। इन्हों के बल प्रयास से और अंग्रेजों के सहयोग से इन्होंने
सती प्रथा का अंत कराया था। सती प्रथा का मतलब बच्चों आपको पता है कि हमने पिछले से अपने पूरे डिटेल से पढ़ा था कि एक ऐसी प्रथा जिसमें औरत को अपने पति के साथ जिंदा जलना पड़ता था। यदि वो बाई उसको मना भी करती थी, उसको उसके अर्थी के साथ बांध दिया जाता था और उसको जबरदस्ती आग में जला दिया जाता था। तो इसलिए इन्होंने ऐसी जाति प्रथा, सती प्रथा, छुआछूत बहुत सी बीमारियों को, बहुत सी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया था। इनका नाम उल्लेखनीय है। इसके अलावा राष्ट्रीय चेतना में दूसरा नाम लिया जाता है स्वामी दयानंद। दयानंद सरस्वती। वैसे हम पिछले चैप्टर में इनके बारे में काफी पढ़ चुके हैं। इन्होंने बंबई में 1975 में आर्य समाज की स्थापना की और इनका भी मूल उद्देश्य सामाजिक में जो राष्ट्रीय लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करना था। जितनी भी सामाजिक बुराइयां था उनका विरोध किया तथा स्वामी दयानंद ने हमें चारों वेदों का ज्ञान दिया और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश एक बुक दी जिसके माध्यम से लोगों में सच्चाई को जानने का प्रयास किया गया। यानी कहने का भाव ये है कि ये भी एक बहुत बड़े राष्ट्रीय चेतना में इनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश है जो एक सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है, वो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, देश के लिए, लोगों को जगाने के लिए। और तीसरा नाम इसके अंदर लिया जाता है स्वामी विवेकानंद। वैसे हम समाज सुधार के बारे में पहले पाठ में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से रिवीजन हो रही क्योंकि ये राष्ट्रीय चेतना के खास थे। तो जो स्वामी विवेकानंद थे इन्होंने भी देश के लिए प्रचार किया है। इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की नींव रखी थी। 1897 में राम कृष्ण मिशन इस नाम से इनकी स्थापना थी। इन्होंने भी समाज में जितनी कुरीतियां फैली थी उनके खिलाफ विरोध किया। इसी इन्होंने रामकृष्ण मिशन किस नाम से लिया, क्योंकि जो रामकृष्ण परमहंस महान संत हुए हैं उनकी विचारधारा पर चलने वाले स्वामी विवेकानंद थे। इसलिए इन्होंने जो अपना मिशन चलाया उसका नाम इन्होंने रामकृष्ण मिशन रखा, जो 1897 में हुआ। और इन्होंने भारत की हिंदू धर्म को विश्व में फैलाने का बड़ा काम किया। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विषय की श्रेष्ठ सभ्यता कहलाने वाले थे। दुर्बलता को पाप और मृत्यु कहा। इसका जो नंबर चौथा है आपका, इसके बाद आता है थियोसोफिकल। थियोसोफिकल सोसाइटी का नाम है। ये भी एक राष्ट्रीय चेतना में विशेष होगी रही। सोसाइटी जो थियोसोफिकल सोसाइटी जिन्होंने भी विशेष सहयोग किया इस मामले में। तो विदेशियों ने भारतीय हिंदू धर्म और संस्कृति से प्रेरित होकर थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी। सोसाइटी की मुख्य नेता श्रीमती एनी बेसेंट थी, जो आयरलैंड की रहने वाली थी। कौन थी इसकी? श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट आयरलैंड की। इन्होंने भी भारत में भारतीय चेतना को फैलाने में विशेष सहयोग किया। भारतीय समाज सुधारकों में इनका नाम आदर से लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने भारतीयों को स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ने के लिए उनमें एक राष्ट्रीय चेतना पैदा करने का काम किया था। इसके बाद जो राष्ट्रीय चेतना में हम आगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानना जरूरी है। थोड़ा इसको कर लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर सर आपको जानते भी हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का संबंध नाम लेती है हमारा जो
हमारा ध्यान वो पूरा पूरा अंग्रेजों पर जाता है। अंग्रेज भारत में 16वीं शताब्दी में आए थे और ये इनका मुख्य पर्पज आने का था। जो आए थे भारत में तो ये किसको लेकर के आए, व्यापार को लेकर के आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे। ब्रिटिश व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से की। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद यह राजनीतिक सत्ता में आ गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 16वीं शताब्दी में भारत में आई थी, लेकिन राजनीतिक नहीं, उस टाइम तक ये व्यापारी थे। 1757 में इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था प्लासी की लड़ाई के बाद। प्लासी के युद्ध के बाद इन्होंने इसमें राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया था। उससे पहले ये मात्र सिर्फ और सिर्फ एक व्यापारिक कंपनी थी, सिर्फ इसका उद्देश्य व्यापार करना था। 1857 की बड़ी क्रांति। इसके राष्ट्रीय चेतना वाले के पाठ के परिचय में इसको 1857 की बड़ी क्रांति, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। मेरे साथियों, जब अंग्रेज 16वीं शताब्दी में आए थे, इन्होंने धीरे धीरे व्यापार करते करते अपनी प्रभुसत्ता जमानी शुरू कर दी और 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद इन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप भी शुरू कर दिया था। तो इस वजह से तंग होते होते अगले आने वाले 100 सालों में इनके शोषण से भारतीय पब्लिक थी, भारतीय जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी इनके दुर्व्यवहार से, इनके शोषण से, और उन्होंने इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा जन आंदोलन चलाया, इनका विरोध किया था, जिसको हम 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता में अनुचित हस्तक्षेप अंग्रेजों ने शुरू कर दिया। इसके खिलाफ इन्होंने ब्रिटिश शोषण के प्रति भारतीयों के मन में उत्पन्न असंतोष और बेचैनी की चरम सीमा 1857 में बड़ी क्रांति के नाम से कहलाई। इसके बाद हस्तशिल्पी किसे कहते हैं, जो हाथ से लिखी गई। हस्तशिल्पी जो हाथ से काम करता है उसको कहते हैं हम हाथों से कार्य करने वाला शिल्पकार। ये बीच में क्योंकि हो सकता है चैप्टर में आपका आएगा, अगर हम पाठ पढ़ेंगे तो हमारे लिए सहयोगी जितने भी हम सब करा रहे हैं आपके बड़ा सहयोग करेंगे। इसका हरियाणा में क्रांति किन किन क्षेत्रों में, तो उनके बारे में भी जानना जरूरी है, क्योंकि हमारा विशेष संपर्क हरियाणा से है। तो हरियाणा में क्रांति भी आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी जगह पर हरियाणा में क्रांति आई थी। वो जब दीव, तो उसमें विशेष भाग लेने वाले हमारे अम्बाड़ा, रेवाड़ी, बल्लभगढ़, रोहतक, हांसी, झज्जर आदि राज्य में क्रांति बढ़ चढ़ करके लोगों ने भाग लिया था। फिर दोबारा से सुनिए आप, अम्बाड़ा, रेवाड़ी, बल्लभगढ़, रोहतक, हांसी, झज्जर, जिन जगहों के लोगों ने हरियाणा की क्रांति में विशेष सहयोग दिया। आगे है एशियाटिक सोसाइटी। एक सोसाइटी ये एशियाटिक नाम से भी थी। ज्ञान और अनुसंधान का सबसे प्राचीन केंद्र 1784 में विलियम जोन्स की पहल पर इसकी स्थापना की गई। पहली 2 शताब्दियों में कई बार इसके नाम भी बदले गए। 1984 में इस सोसाइटी का नाम भारत की संसद है। कब है? 1984 में इसका नाम बदल करके भारत की संसद। जो इसका नाम बदल रहा है वो भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा इसके महत्व को एक संस्थान के रूप में स्थान दिया गया। ये एक भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसका स्थान दिया गया। तो प्रिय छात्रों, आज के चैप्टर में हमने इस पाठ में आने वाली मुख्य बातों की चर्चा की आपके सामने, जो आपके लिए बड़ी सहयोगी रहेगी। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज आप जाके आपने घर पर इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है, ताकि ये जो सुविधा हमने आज विद्या ज्ञान प्राप्त किया है ये इसके अंदर आपकी सहयोगी और आपको अच्छे से याद हो। और कल मिलते हैं फिर आपको अभ्यास के प्रश्नों के साथ। तो कल अच्छे से पाठ याद करके आएंगे, देख के आएंगे, तो अभ्यास के प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।